सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सावन। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कूलम लॉ के ऊपर हमने अच्छे न्यूमेरिकल्स भी किए। आज हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आज हम देखेंगे कैसे मल्टीपल चार्जेस की वजह से कि सिंगल चार्ज पे फोर्स को कैसे कैलकुलेट हम करें। आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये सुपरपोजिशन पोजीशन। सर ये कौन सी पोजीशन है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास इस प्लेन में एक चार्ज है Q1। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक चार्ज है Q1 और हमारे पास और भी चार्जेस हैं Q2, Q3, Q4 Qn। सपोज कीजिए हमारे पास एक चार्ज है Q1 एंड हमारे पास ये डिफरेंट चार्जेस हैं Q2, Q3, Q4n और सो ऑन कहाँ तक Qn तक। तो पहले वाले चार्ज से रिपल्सन निकालेंगे, सेकेंड वाले चार्ज से निकालेंगे कितना हमारे पास फोर्स लग रहा है। ऐसा मान लेते हैं कि सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं और चार्ज भी पॉजिटिव है। ओके, तो क्या इस वाले चार्ज से इस पे हम रिपल्सन बना सकते हैं। बताए थे ना कूलम्ब लॉ के अंदर कि इसके कारण इस पे रिपल्सन अगर देखना है तो फोर्स का डायरेक्शन होता है इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है। तो इस पे जो फोर्स होगा वो इधर की तरफ लगेगा। इस फोर्स को हम नाम देते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। अच्छा, और इस डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे R21 कैप, R21। अच्छा, इस वाले चार्ज से हम देखते हैं इसका रिपल्सन कितना होगा। इधर होगा डायरेक्शन लाइन के अलोंग, इधर क्या बोलेंगे उसको हम F31 वेक्टर फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फॉर्म ने कूलम्ब लॉ का पढ़ा भी है। तो F31 कैप फोर्स है। इससे अगर देखें तो रिपल्सन सिंपल है, इससे वहां के चार्ज को मैच करा देंगे, और इसका रिजल्टेंट रिपल्सन इधर की तरफ F41 वेक्टर। अच्छा, n वाले से ऐसे ही सिंपल है, n वाले से इसको हम इधर से थोड़ा से मैच कराते हैं। n वाले चार्ज से इसको हम मैच कराते हैं। इसका कंसेप्ट अभी अगर नहीं क्लियर हो पा रहा है तो क्वेश्चन के अंदर हम कंसेप्ट को ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। इसको हम कर लेते हैं, ये हमारा चार्ज है ये हमारा फोर्स हुआ FN1 वेक्टर। अच्छा, और डिस्टेंस को भी हम ऐसे नेमिंग कर रहे हैं, 3 to 1 हो जाएगा R31 और 4 to 1 हो जाएगा R41, n to 1 हो जाएगा Rn1। सिंपल। अच्छा, तो सर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस फिगर से क्या लेना देना है, तो यही तो बात है। तो पहले हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का डिफिनीशन जान लेते हैं क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, फोर्स ऑन एनी चार्ज due to number of charges is nothing but the vector sum of all the forces due to these charges, the vector sum of all the forces due to these charges। ये हमारा क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो पहले हम लिख लेते हैं, फिर इसका वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सपोज जो हमारा F रिजल्टेंट है वो ऐसे था, मैंने रफली डायग्राम F रिजल्टेंट मेरा ये F नेट है मेरा ये। इसी F नेट को तो सर हमको कैलकुलेट करना है बिल्कुल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फोर्स ऑन एनी चार्ज
any charge due to a number of charges is the vector sum of all the forces due to another charges मतलब क्या हुआ सर? तो हमने रिजल्टेंट को क्या लिया है? वेक्टर एफ। अब यहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि सर यही तो क्लियर नहीं हो पाता है फिजिक्स के अंदर। एफ इक्वल टू क्या हो, कितने हमारे पास फोर्स है, सबको सम कर लेते हैं, वेक्टर सम करते हुए चलेंगे। तो F1 F21 प्लस F31 प्लस सॉरी यहाँ पे तो हटेगा ही नहीं, अरे बोर्ड छोटा है क्या। F इक्वल टू F21 वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस ओवर हियर। तो F21 and now F12 हमने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है क्या? फोर्सेस को उल्टा लिख दिया है क्या? एक बार सॉरी, तो एक बार यहाँ पे ध्यान देंगे। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू नो ये सब सही है, ये वाला गलत हो गया थोड़े से ओहो तो मिस्टेक हो गया, इधर थोड़ा ध्यान देंगे। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, ये तो सही है। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड एंड दैट विल बी फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड एंड फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू nth charge, and all these are vectors. Now we have to write here F12 force on first due to second, vector sum force on first due to third, and vector sum force on first due to fourth, and vector sum force on plus force on first charge due to nth charge। तो क्या समझ में आया? अगर हम ये भूल भी जाते हैं स्टेटमेंट तो क्या हमको ये याद रह सकता है कि द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू दीज चार्जेस। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके कैसे ले सकते हैं? क्या हम समेशन सब सो जाएंगे, हमको पता है। जैसे ही हमने सिग्मा लगाया कि सबके फोर्स उड़ने वाले हैं। समेशन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, समेशन का मतलब होता है एडिशन। प्लस को किससे रिप्लेस कर देंगे? समेशन से। अच्छा, समेशन किस पे हो रहा है? एफ पे। अच्छी बात है, वेक्टर एफ। अच्छा ठीक है, चेंज कौन हो रहा है? 1 तो फिक्स है, चेंज कौन हो रहा है? 2 3 4 एन। तो F1 n चेंज 1 तो फिक्स है, चेंज कौन रहा है? 2 3 कहाँ तक? अच्छा, n कहाँ से कहाँ तक? n इक्वल टू 2 n कहाँ शुरू हो रहा है? 2 से कहाँ तक जा रहा है? स्मॉल n तक। अच्छा, तो सर ये तो कुछ हमको उतना क्लियर अभी नहीं पाए। काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम लिख लेते हैं। पहले तो इसको फोर्स को लिखते हैं, क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन में R21 स्क्वायर R21 कैप प्लस K Q1 Q3 अपॉन में कूलम लॉ से लिख रहा है, कोई में ज़्यादा सोचने की दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कूलम लॉ से हम इन फोर्सेस के वैल्यू को लिखना है। तो K Q1 Q3 अपॉन में R31 स्क्वायर एंड R31, ये वेक्टर फॉर्म याद होगा सबको ना, प्लस में ऐसे करते करते डॉट 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 कहाँ तक पहुँचना है हमको? K
प्लस Q1 Qn अपॉन में R1n सॉरी Rn1 स्क्वायर एंड व्हाट इज हियर व्हाट वी राइट हियर 31 यहाँ पे क्या आएगा Rn1 कैप। अब ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। अब इसको हम रिप्लेस करेंगे समेशन के साथ। समेशन तो सबसे पहले तो समेशन से हमको कांस्टेंट वाले टर्म को कहाँ लाना है, बाहर। तो कांस्टेंट टर्म कौन सा है, k q1 q2 k q1 k q1 k q1 सभी टर्म में आ रहे हैं तो उनको हम बाहर लाएंगे k q1। ठीक है। अच्छा समेशन के ऑफिस पे लगेगा तो हम बुलाएंगे q i क्यों, और नीचे आएगा r i1 क्यों i1 क्योंकि ये पहला बटन क्या 2 3 कहाँ तक n तक ये चेंज हो रहा है ना, हमने उस वक्त चेंज को i से डिनोट किया। अच्छा i को हम वेरी भी कराते हैं, कहाँ से 2 से लेकर कहाँ तक वेरी कराते हैं n तक। ठीक है। और इसको हमने क्यों नहीं वेरी कराया, क्योंकि ये तो सब टर्म में आ रहे हैं, सभी टर्म में आ रहे हैं 1 1, इसीलिए इसको हमने वेरी नहीं कराया है। अच्छा इसका क्या करें, इसका भी उपाय करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे R1 कैप। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अच्छा हम इस कांस्टेंट को बाहर ना रख अंदर ही कर दे तो हमारे पास जो फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स जो आने वाला है इन चार्जेस के कारण, कितना आने वाला है वो, यहाँ से समेशन I इक्वल्स टू 2 to n k q1 qi अपॉन मेंri1 एंड ri1 कैप। क्लियर है। कुछ नहीं किया हमने, बस इस वाले टर्म को अंदर कर दिया, बाहर नहीं किया अंदर कर दिया। तो हमारे पास ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा ये हो गया। मतलब किसी भी चार्ज पे अगर हमको टोटल फोर्स निकालना है बाकी ढेर सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस से, तो कुछ नहीं करना है, हर एक चार्ज से इस पे क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। अच्छा और उन फोर्स को क्या कर देंगे हम, वेक्टर सम कर देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स निकल के आ जाएगा यहाँ पे ये। तो सर हमको याद रखना पड़ेगा क्या इतना बड़ा एक्सप्रेशन, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है हमको, बस समझना था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कैसे हम, अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेज हो तो कैसे हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। अगर आप इसको भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, अभी सब चीज़ क्लियर होगा। हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन को हम करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैं और बताऊँगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा आगे चलने वाले हैं। ओके तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो कॉन्सेप्ट यही है, रिजल्टेंट of two vectors making angle theta with each other। क्लियर है। तो हमको एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे जानना है, छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमको सीखना है कि कैसे हम दो वेक्टर्स, अगर सपोज कि हमारे पास एक वेक्टर a है और एक वेक्टर हमारे पास क्या है b है, इनके बीच का एंगल अगर हमको पता है थीटा, ये है a ये है b। बस छोटा सा कंसेप्ट है, थोड़ी देर में इसको हम समझ लेंगे। तो हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं a और b एक प्लेन में, उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो हम उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो जनरली हम तो जानते हैं कि पैरेललोग्राम से निकालते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से, बट वो हमको लॉ इतना इंपॉर्टेंट अभी के लिए तो नहीं है, हमको न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करना है क्योंकि एग्जाम्स हमारे बहुत ही नज़दीक आने वाले हैं। तो हम न्यूमेरिकल पोर्शन में ज़्यादा ध्यान देंगे। अभी इसका प्रूफ उतना बस जान लेते हैं
कि कैसे रिजल्टेंट को हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसका रिजल्टेंट मान लेते हैं यहाँ से पास करता हो जाएगा, इसका जो मान लेते हैं रिजल्टेंट होगा वो यहाँ से कहीं से जाएगा r, मान लेते हैं इसका जो रिजल्टेंट है वेक्टर वो r है। तो हमको इसी रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसी रिजल्टेंट की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम प्रूफ नहीं कराएंगे, सीधे फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है प्रूफ से ज़्यादा। क्लियर है? चलिए देखते हैं फार्मूला क्या है। तो सीधे सीधे जो r का मैग्नीट्यूड का फार्मूला आता है, सीधे सीधे वो आता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, बस इतना है। यही कॉन्सेप्ट हमको बताना था कि अगर दो वेक्टर्स इनके बीच का एंगल अगर थीटा हो, ये पूरा थीटा ध्यान रखिए, अगर दो वेक्टर्स a और b हैं उनके बीच का एंगल थीटा है, अगर उसके रिजल्टेंट को हमको पता करना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हमको इस वाले फार्मूले से आराम से a क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी इसको और अच्छे से हम लिखते हैं, और अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा सा इसको और अच्छे से हम समझ के लिखते हैं क्या क्या हमको लिखना है। तो अंडर रूट में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर करेंगे प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर करेंगे एंड प्लस में 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड cos। इतनी बात क्या क्लियर है यहाँ पे? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो चलिए इस पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले, ज़्यादा क्लियर होगा। इस पे हम कुछ क्वेश्चन फटाक से कर लेते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड्स, जेईई, नीट एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। सपोज कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सपोज वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, सारे साइड्स क्या होते हैं इक्वल, और सारे एंगल्स इसे कितने कितने को होते हैं 60-60 के। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स क्या। अच्छा, इसको नेम देते हैं ए, बी एंड सी। सपोज कीजिए कि जो चार्जेज रखे गए हैं ना यहाँ पर भी क्यू चार्ज रखा गया है, इस वाले वर्टिस पर भी क्यू चार्ज रखा गया है, सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं और उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ऑल दी थ्री चार्जेस, all the three charges are equal in magnitude, सभी चार्जेस क्या है मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो अब क्या हमको करना है सर, हमने एक चार्ज क्यू को रख दिया सेंट्रॉइड पे। कहाँ पर रख दिया, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे रख दिया, सेंट्रॉइड पे। सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल का एकदम बीच वाले पॉइंट पे एक चार्ज क्यू को यहाँ पे हमने रख दिया है, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्वेश्चन क्या है सर, तो क्वेश्चन ये है कि हमको इस वाले चार्ज पे, बीच वाले चार्ज पे नेट निकालना है, एफ नेट। किस पे, एफ नेट किस पे निकालना है, क्यू पे। एफ नेट हमको किस पे निकालना है, क्यू चार्ज पे। क्या होगा, ये तो फाइंड आउट करना है कि इन सारे चार्जेस के वजह से इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको इरेज करते हैं थोड़ा, इस वाले सेंट्रॉइड को। अब सेंट्रॉइड समझ गए ना, सेंट्रॉइड को इरेज करते हैं और इस चार्ज को थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं और सपोज करते हैं कि सारे चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये वाला चार्ज पे क्या करेगा, इधर की तरफ रिपल्सन, बताया था ना कि चार्जेस को मिलाने वाले लाइन के अलॉन्ग में रिपल्सन, यहाँ मान लेते हैं क्यू चार्ज बीच में। अच्छा, ये चार्ज क्या करेगा, इस पे रिपेल, इधर की तरफ रिपल्सन, क्योंकि सभी चार्ज कैसे हैं, लाइक चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्जेज हैं। अच्छा, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इस पर किधर की तरफ रिपल्सन लगाएगा, तो क्या सर नीचे की तरफ लगाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो सेम पोलरिटी के चार्जेस क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। ठीक है,
चलिए इसको हम 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं। ओके, तो इस वाले फोर्स को हम F2 बोल देते हैं, इस वाले फोर्स को हम F3 बोल देते हैं और इस वाले फोर्स को हम F1 बोल देते हैं। तो इससे रिपल्सन कैसे होगा? ऐसे इसको तो हमने मैचिंग नहीं कराया, ठीक है। चलिए 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 आगे चलते हैं। फिर अब हमको रिजल्टेंट कैसे इसका पता होगा? तो हमारे पास क्या 2 चार्जेज हैं? क्या हमारे पास क्या 2 चार्जेज हैं? सॉरी, हमारे पास क्या 2 वेक्टर्स हैं यहाँ पे ऊपर और एक वेक्टर कहाँ पे है? नीचे। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि अगर 2 वेक्टर्स के बीच का हमको क्या पता हो, एंगल पता हो, तो हम उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, या फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, या फिर किन्हीं 2 का रिजल्टेंट एक बार में हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये एंगल फाइंड आउट करना होगा कि ये वाला एंगल कितना होगा। सबसे पहला काम तो हमको यही करना पड़ेगा कि हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एंगल कितना होगा। तो चलिए, तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर देखा जाए तो ये एंगल कितने का होता है इक्विलेटरल में, ये एंगल कितने का होता है और ये एंगल कितने का होता है? क्या तीनों ही एंगल इस ट्रायंगल में 60-60 के होंगे? क्योंकि ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या तीनों ही एंगल 60-60 एंड 60 के होंगे? ठीक है, ये भी बात सही है। तो हमको क्या पता करना है? हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, तो इस एंगल पे हम कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, देखते हैं फिर। चलिए, तो हम इस एंगल को फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। चलिए, तो क्या सभी चार्जेस सेम है? तो क्या ये वाला लाइन को अगर हम ये वाली लाइन को अगर हम यहाँ पे आगे की तरफ थोड़ा सा मैच कराएं तो क्या ये 90 डिग्री पे होगा? क्या ये 90 डिग्री पे होगा? क्योंकि ट्रायंगल कैसा है? सिमेट्रिकल, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्या 90 पे मैच करेगा? अच्छा, सिंस द चार्जेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो जो ये फोर्स का हमने डायरेक्शन दिया, ये फोर्स जो यहाँ से इस पे लगेगा वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो चार्जेज है ना इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज रखेगा। कैसे रखेगा? इक्वल। ठीक, तो ये कैसा होगा? यहाँ पे 30 डिग्री का, डिग्री का होगा 30 डिग्री का। अच्छा, ये 30, ये एंगल 90, तो ये कितने का होगा? ये 30, ये 90, तो ये कितने का होगा? 90 30 120। ट्रायंगल में 180 का बनता है, तो ये 60, ये 60, तो ये भी कितना? 60। इसका मतलब हम कहाँ पहुँच गए? हम एंगल तक पहुँच गए हैं। बस, तो अब इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसका आप कोई काम नहीं, हम समझने के लिए, एंगल को बताने के लिए इसको लाए थे। इसको हटा लेते हैं, तो 60 और 60 में कितना हो जाएगा? इन दोनों फोर्सेस के बीच के एंगल हम पता कर लिए हैं, कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। 120। हमको दोनों फोर्स के बीच का, दोनों फोर्स कैसे हैं? वेक्टर है, दोनों फोर्स के बीच का एंगल मिल गया। एंगल मिल गया तो क्या हम F2 और F3 के बीच का रिजल्टेंट, उसको हम, इस रिजल्टेंट को हम बोल देते हैं F डैश। तो क्या हम F डैश को कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से अंडर रूट में F2 स्क्वायर प्लस में F3 स्क्वायर प्लस में 2F2 F3 cos 120 डिग्री। अरे भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos थीटा कितना है हमारा? 120 है। चलिए, तो कितना जाएगा? इसको कैलकुलेट करते हैं, तो F2 स्क्वायर प्लस का F3 स्क्वायर प्लस का 2F1, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, देखिए cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है -½ हाफ, ठीक है। तो कितना आने वाला है यहाँ से? -2 टाइम्स F2 F3 इंटू हाफ। तो क्या है 2 से, क्या ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ से हमारे पास? अब हम कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे, बताइए समझ में आएगा नहीं? F2 = F3 = F लिख दें क्या? F2 = F3 = F लिख दें। क्यों? क्योंकि चार्जेस कैसे हैं? अरे भाई, चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या सेम है ना? अरे भाई, सभी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो जितना फोर्स ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा, उतना ही फोर्स तो ये वाला चार्ज भी इस पे लगाएगा। तो क्या F2 और F3 बराबर होंगे? और वो बराबर होंगे, उनको हमने मान लिया किसके इक्वल होंगे? F के इक्वल होंगे, ठीक है। तो F2 को लिख देते हैं F का स्क्वायर
इसको भी लिखते हैं f का स्क्वायर एंड माइनस 2 f कितना आने वाला है मेरे पास f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2f स्क्वायर, सॉरी यहाँ 2 नहीं रहेगा, 2 तो कट गया है ना, सॉरी, तो f2 स्क्वायर प्लस f3 स्क्वायर, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का f कितना आएगा 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर बचेगा f स्क्वायर, तो इसको अगर रूट से हम बाहर लेके आए कितना हो जाएगा, केवल क्या बचेगा f, क्या बचने वाला है, केवल ही f आएगा। इसका मतलब जो f डैश आ गया हमारे पास, मतलब ऊपर वाला फोर्स कितना आया f, किसके इक्वल आ गया f के। अच्छा हमको तो अभी 3 चार्जेस ना, हम केवल 2 ही चार्जेस का रिजल्टेंट निकाले हैं, 2 ही चार्जेस की वजह से यहाँ पे फोर्स का रिजल्टेंट, तो इसका रिजल्टेंट किधर आ गया ऊपर की तरफ। अच्छा नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है हमको इस वाले चार्ज पे नेट निकाल, इस वाले चार्ज पे अब फिगर बनाते हैं नया, हम एक नया फिगर को ड्रा करते हैं, यहाँ पे एक नए फिगर को ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा तो देखिए नए फिगर में एक फोर्स हमारे पास इस पे ऊपर है, एक फोर्स यहाँ पे कहाँ पे नीचे, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे चार्ज था Q, यहाँ पे चार्ज था Q, और यहाँ पे चार्ज कितना था Q, और बीच में चार्ज था स्मॉल q, ठीक है। वही सब फिगर को हम एक बार फिर से ड्रा कर लेते हैं, ये यहाँ से और ये इधर से, ठीक। तो ये तुम्हारा f डैश और ये हमारा आ गया f1। अच्छा तो f1 क्या f1 भी f के बराबर होगा, हमने f2 और f3 को तो बोल ही दिया था ये किसके इक्वल होगा, f के इक्वल होगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, चार्जेस हमारे सारे इक्वल हैं, बीच का चार्ज भी चेंज हम नहीं कर रहे हैं, तो जितना फोर्स ये वाला इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला इस पे लगाएगा, उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो f1 है, f2 है, f3 है, सभी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सॉरी सभी मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, इक्वल होंगे, सभी मैग्नीट्यूड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मेरा f1 में किसके इक्वल हो जाएगा, f के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा, तो क्या अगर दो फोर्सेस किसी एक पॉइंट पे अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या उनका रिजल्टेंट 0 आने वाला है। ऐसा क्यों, क्योंकि अब हम लिखेंगे जब यहाँ पे लिख लेते हैं f जो हमको कैलकुलेट करना था, f नेट ऑन चार्ज q एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर वाला f डैश एंड माइनस का f1। f डैश किसके इक्वल आया था, f के इक्वल आया था ना, माइनस f1 किसके इक्वल है, वो भी f के इक्वल है क्या, तो क्या ये 0 आने वाला है क्या। अब देखिए यहाँ से कितना ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं। f नेट कितना आ गया, q इक्वल टू 0। सर क्या ये कैलकुलेशन हमको हर बार करना है क्या, बिल्कुल हर बार नहीं करना है, बस इसी बार करना था। चलिए f नेट कितना आ गया, 0 के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये होगा कि बाकी 3 चार्जेस की वजह से जो यहाँ पे नेट फोर्स हमने कैलकुलेट किया वो कितना आ गया, वो आ गया 0। कितना आ गया, 0, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के ऊपर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट अब की हम चार्जेस को, अच्छा अब अगर अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आया और उसके ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज रखे गए हैं, सेंटर में कुछ भी रख दें, हाँ लेकिन पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए क्या, नहीं नेगेटिव होगा तभी भी हमारा काम चल जाएगा। अब अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल उन्होंने बना के दिया और तीनों वर्टिसेस के इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस को उन्होंने प्लेस किया, तो क्या होने वाला है, तो यही होगा कि हम सीधे बिना पेन को उठाए सीधे आंसर क्या लगाएंगे, 0। नेट फोर्स कितना होगा, 0। चलिए सपोज कीजिए अगर हम एक स्क्वायर को लेते हैं, ये तो सिंपल है, इसमें तो हर पेयर का एक कैंसिल करने वाला मिल जाए, स्क्वायर को लिए। अच्छा स्क्वायर के वर्टिसेस पे हमने इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज Q। अच्छा इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज स्मॉल q रख दिया, इसके सेंटर पर चार्ज क्या रख दिया, स्मॉल। अब हमसे पूछा जा रहा है कि f नेट क्या होगा, सिंपल है, बिना सॉल्व किए बताएंगे इसको f नेट क्या होने वाला है। f नेट ऑन q क्या होगा, f नेट किस पे, q पे कितना लगने वाला है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा डायग्राम वो भी नहीं बनाएंगे, सीख जाएंगे। तो ये इधर होगा, अच्छा इसका रिपल्सन किधर की तरफ होगा, इधर ऑल चार्जेज आर पॉजिटिव, अभी हम लिखते हैं इसको ना, ऑल चार्जेज आर,
सॉरी सॉरी, ये तो निकल ही नहीं रहा है भाई। ऑल चार्जेज आर, तो इसका रिपल्सन इस पे इधर की तरफ, इसका रिपल्सन इधर, इसका रिपल्सन इधर। यहाँ पे लिखते हैं ऑल चार्जेस आर पॉजिटिव। सभी चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। तो क्या ये वाला चार्ज इस पे रिपल्सन लगाया इधर की तरफ, क्या ये वाला चार्ज भी इस पे रिपल्सन ये इधर की तरफ, और ये वाला चार्ज इस पे रिपल्सन उधर, क्या चारों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड जो होंगे, मान लीजिए ये वाला चार्ज इस पे F1 लगाया, इधर लगा F2, इधर लगा F3, इधर लगा F4, तो क्या F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू F4, क्या इन सब का मैग्नीट्यूड जो है इन सारे फोर्सेस का, क्या ये इक्वल होने वाला है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सारे चार्जेस जो है उनका मैग्नीट्यूड कैसा है, सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसा होने वाला है, सारे चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड हो वो इक्वल क्यों होगा? सारे चार्जेस कैसे हैं? सारे चार्जेस हैं इक्वल। सारे चार्जेस कैसे हैं? कॉर्नर पे इक्वल हैं, और सारे कैसे हैं? पॉजिटिव होने वाले हैं। तो अगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ तो हमको कॉपी पे कुछ भी सॉल्व नहीं करना, सीधे सीधे देखिए इस वाले पॉइंट पे अगर ये फोर्स इसके इक्वल है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन ठीक अपोजिट है तो ये कैंसिल कर देगा। अच्छा, ये वाला इसके इक्वल है ना अपोजिट, क्या ये फोर्स कैंसिल कर देगा। तो F नेट ऑन Q कितना आ जाएगा? सीधे सीधे बिना हमको पेन उठाने से। तो क्या इसमें सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को हमको? सीधे हम बताएंगे F नेट ऑन Q। बट लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि अगर इन चार्जेज में से किसी एक को हमने नेगेटिव कर दिया तब हमको ये वाला कंसेप्ट नहीं ठोक के आ जाना है कि सर ने हमको बताया था कि अगर चार्ज को रखा गया है तो सॉरी सेंटर पे सीधे जीव नहीं, अगर इन चार्जेज में से एक को भी नेगेटिव हमने कर दिया तो कहानी थोड़ी बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान देंगे। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो जिनको भी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।